देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, 1988 से आज तक हम देख रहे हैं कि हमारे सियासतदान जो म्यूज़िकल चेयर के खेल का हिस्सा हैं, उन्होंने कभी अपनी गलतियों का इनकार नहीं बल्कि अपनी गलतियों को अपने मुखालफिन से मुवाजना करके जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। 90 की दिहाई दो जमातों या दो ख़ानदानों के बीच खींच खिंचाव के खेल की दिहाई थी। हालात अब भी कुछ इसी तरह हैं, मगर एक बदलाव आया है। अब सियासी पार्टियां पाकिस्तान में 3 हैं। पहले 2 के दरमियान खींचातानी थी, अब 3 नजर आती हैं। सियासतदान माजी से क्यों नहीं सीखते? उनके तर्ज़े सियासत में बदलाव क्यों नहीं आता? क्या हुक्मरान और इदारे अवामी ताकत से ना आशना है? कल सवाबी में जो PTI ने पावर शो किया, वहां लोगों की तादाद देखकर अंदाजा हुआ कि कौम के अंदर शदीद गम और गुस्सा है। बैरिस्टर गौहर ने तो वजीर आजम को यह तक कह दिया कि शेख हसीना वाजिद से रास्ता पूछ लें कि क्या कहा उन्होंने। आइए आपको सुनवाते हैं। जरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। कल आपने हवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। ये एक खतरनाक बयान है। गवादर, पारचनार और बनू में जो हुआ और जो कुछ हो रहा है उस पर हुक्मरानों और सियासतदानों को सोचना होगा। पूरी कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर तगड़ा है, मुकाबला करेगा। इस मौके पर तकरीर के दौरान असद कैसर की तबीयत खराब हो गई। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI को इंसाफ दिया जाए, 1 साल हो गया है, क्या बानी PTI हमारा वर्कर टूटा? मान लो तुम हार गए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI की रिहाई तक मसाइल हल नहीं होंगे। बानी PTI मलंग है, जाकर माफी मांग लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ जी ये सारे मामलात हैं। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद जिस भंवर में फंसी थी, आज भी उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। जाहिर है जब तक भंवर में रहेंगे मुश्किलात का शिकार रहेंगे। कश्ती को भंवर में फंसे ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो उसकी तबाही के खदशात भी बढ़ जाते हैं। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी उसी जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि क़यादत के अंदर ज़रा बराबर भी हम आहंगी नज़र नहीं आ रही। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए फ़ौज को पैगाम भेजा, जिस पर ISPR ने सख्त मौक़िफ़ दिया। अब PTI लचक दिखाने के बजाय मज़ीद जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर गई है। कल जरताज गुल ने जो सवाबी जलसे में कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। ना ढील होगी, मुज़ाकरात होंगे तो मेरे लीडर इमरान खान की शरायत पे। और क्योंकि पहले आपका वास्ता पड़ा था उनसे, कार की डिग्गी में बैठ के आपके साथ मुल्क के सौदे करते थे। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में सबसे पहले मौजूद है कमरुल सलाम है, मुस्लिम लीग नून से, अक़वानज़ादा चटान है पीपल्स पार्टी से, और लाल मली चंद साहब हैं PTI से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जी कमरुल सलाम साहब आपकी तरफ आऊँगी। कमरुल सलाम साहब, ये जो हम हालात देख रहे हैं, आज बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट में कह रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि हसीना वाजिद से पूछ लें, शेख हसीना वाजिद से, कि रास्ता क्या है और क्यों नहीं जा रहे। और जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पर हमारे आपके सामने गवादर हो गया, पाराचनार हो गया, बनू में जो कुछ हो रहा है, कि आखिरकार क्या हो रहा है कमरुल सलाम साहब, और हम किस तरह इस चीज़ को हैंडल करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में ही और बिल्कुल थोड़े फासले पे हम देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। ये जो अवामी तहरीकें हैं और जो अवाम अपने हकूक़ के लिए जब लड़ निकल पड़ती है तो फिर हालात इसी तरह से होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या वाकई रियलाइजेशन नहीं है? हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी, पाकिस्तान में बिल्कुल रियलाइजेशन है, लेकिन कुछ लोग ख्वाब देखने के आदी हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान के हालात में क्या ममासलत है, जिसकी तरफ अभी आपने किसी बयान का इशारा किया। ये जो भागने का रास्ता हसीना वाजिद ने इख्तियार किया, क्यों किया, कभी सोचा आपने? बुनियादी वजह ये थी कि उनका जो कोटा सिस्टम भी बुनियाद बना है वो मुक्ति बहानी का नाम
جو ہے وہ 71 میں بڑا عام تھا. یہ انڈیا کی بنائی ہوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی جس نے پاک فوج کے خلاف وہاں پر مزاحمتی تحریک چلائی تھی اور قتل و غارت میں ملوث تھی. تو مفتی بانی کے بیٹوں، ان کے اہلکاروں کے بلکہ پوتوں کو بھی وہاں کی نوکریوں میں 30% کوٹا تھا. اور مفتی بانی کو آج بھی بھارت سرپرستی کرتا ہے، جس طرح پاکستان میں کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کی کہیں نہ کہیں سے سرپرستی ہوتی ہے. تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو نفرت تھی یہ بنیادی طور پر مودی کے، انڈیا کے اور انڈین انفلوئنس کے بنگلہ دیش پہ اور حسینہ واجد پہ اس کی وجہ تھی. اور دیکھیں جب وہ فرار ہوئی تو کہاں ہوئی؟ ہندوستان پناہ لی. تو یہ سبق ہے بنیادی طور پر تحریک انصاف کے لیے بھی کہ یہ جو بیرونی آپ جب کہیں سے مدد لیتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کی اسمبلی یا کانگریس سے قرارداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ دیگر معاملات میں یا اندرونی طور پر جو معاملات ہو رہے ہوں دہشت گردی، آپ اگر ملکی اداروں کو ٹارنش کریں گے. آپ نے کہا بنو میں کیا ہوا، تو بنو میں کیا ہوا تھا کہ بنو میں ایک امن مارچ ہوا، اس کے اندر اسلحہ بردار گئے جنہوں نے فائرنگ کی، لیکن جعلی تصویروں کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم جسے کہا جاتا ہے اس کے ذریعے یہ ظاہر کیا گیا کہ جیسے کوئی پاک فوج نے فائرنگ کر کے یا اداروں نے فائرنگ کر کے تو سینکڑوں افراد کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا، حالانکہ صرف سرکاری فگرز کے مطابق ایک جان گئی تھی، وہ بھی بہت قیمتی تھی. لیکن بہرحال اسی طرح گوادر میں کیا ہوا کہ جہاں جہاں کی وہ جو ڈاکٹرڈ ویڈیوز تھیں ان کے ذریعے اس تاثر کو، جس کا کہ آج بہت زیادہ جس پہ زور دیا جا رہا ہے، وہ یہی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا. تو اس لیے یہ بنگلہ دیش کی مماثلت بالکل پاکستان کے حالات سے نہیں ہے. اور بنگلہ دیش کے معاملے میں اگر کسی کو بھاگنا پڑا تو اپنا پاکستان سے تو وہ ہوں گے کہ جو بیرونی، کیونکہ پاکستان کی عوام ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، بیرونی جو اور بالخصوص بھارتی تاثر یہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اس میں تلاش کرے. کچھ دن پہلے اپنا چلا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجیب الرحمان سے ہیروئزم کی ایک مماثلت تلاش کی جا رہی تھی. تو مجیب الرحمان کا مجسمہ تو آج دیکھیں نا کہ کیسے گرا ہے. تو اس لیے یہ ایک تو یہ والی ہوگی. دوسری آپ نے جو بات کی تھی ریگارڈنگ دس سیاستدانوں کی، تو سیاستدانوں سے اسی طرح غلطیاں ہوتی ہیں جس طرح ججز سے ہوتی ہیں، جس طرح بیوروکریٹ سے ہوتی ہیں، جس طرح پاکستان میں آمریت کے ادوار میں جرنیلوں نے کی. جب جیسے افغان وار میں ہوا، پاکستان دہشت گردی کا گڑھ بن گیا. تو یہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کا بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ادراک کرنا چاہیے پولیٹیشینز کو بھی اور ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آؤں گی. لال ولی چند صاحب اور اخوانزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ ہیں. اخوانزادہ چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی میں اخوانزادہ چٹان صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گی، پھر میں لال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ حکومتی موقف پارٹیز کا لے لوں میں، پھر اپوزیشن کے موقف پر بھی آؤں گی. اخوانزادہ چٹان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن اپنے ملک پڑوس میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں. ایک طرف یہ معاملات ہیں اور لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ دیکھنا چاہیے کہ عوامی طاقت اور قوت، اور وہ جو بات کرتے ہیں کہ جو ہے جمہوریت کا سرچشمہ یا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو وہ عوام کی طاقت اس وقت دیکھ لی ہے دوسرے ممالک میں بھی لوگوں نے. اس سے پہلے سری لنکا میں بھی دیکھا گیا کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ جو سمجھتے تھے بہتر انہوں نے وہ کیا اور رائٹس کو اپنے ہاتھ میں لیا. بنگلہ دیش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں ہم جب لوگ صرف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہی بات کرنا شروع کرتے ہیں اپنے حقوق اور حق کی، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک نیا لفظ آ گیا ہے. پاکستان میں لوگ رائٹس کے لیے کوئی بات کرنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی ایک جتھا ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہم سنتے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر پاکستان میں لوگ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو حکومتیں منع کر دیتی ہیں. ایک جب حکومت میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ الگ طریقے سے بات کرتی ہیں، وہی پارٹیاں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو وہ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو آخرکار ہم کب سیکھیں گے اس سچویشن سے؟ ہم سیکھ رہے ہیں کیا یا اسٹل ہم بھی ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، لیکن آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ پاکستان صرف مرکز کا نام نہیں ہے.
पाकिस्तान सिर्फ मरकजी हुकूमत का काम नहीं है, पाकिस्तान 4 सूबों का एक मरकज का गिलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर का नाम है। तो पीटीआई बेशक जल्द से करे, जुलूस करे, मरकज के खिलाफ करे। हम भी कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर मीटिंग्स में हम भी एहतजाज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो सख्त फैसले हैं ये पाकिस्तान की मईशत के लिए जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा बोझ जो है आप अशरफिया पे डाल दी। पहले अपने खर्चे कम करे, हुकूमत के खर्चे कम करे, जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके गैर जरूरी खर्चे कम करे, आदलिया के गैर जरूरी खर्चे कम करे। तो हम भी एहतजाज कर रहे हैं मरकज को, लेकिन पहले तो वो गंडापुर साहब अपना हिसाब किताब दे दे। यानी ये इन हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जिन्होंने सन में लोगों को 50 लाख घर दिए, जिन्होंने मजदूर किसान काट दिया, जिन्होंने खवातीन काट दिया, पंजाब हुकूमत में एयर एम्बुलेंस दिया, स्कूल के बच्चों के लिए गाड़ियां दी। अभी तक के पीछे हुकूमत ने हम अपने बच्चों को किताबें तक नहीं दी है। 1/4 किताबें लोगों को मिले हैं, बाकी बच्चों को किताबें नहीं मिले हैं। लोग यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, गंडापुर साहब जो है वो पुख्तनख्वा की यूनिवर्सिटियां बेच रहे हैं। तो अपना हिसाब किताब भी दे दे, बेशक मरकज पे तनकीद करे, ये इनका हक है, पाकिस्तानी है। सुन हुकूमत पे तनकीद करे, बलूचिस्तान हुकूमत पे तनकीद करे, लेकिन इनके पास भी तो एक सूबा है, इनका भी लोगों को जवाब दे दे कि उन्होंने इस सूबे में 15 साल हुकूमत हो गया पीटीआई का पुख्तनख्वा सूबे में। मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम कोई भी एक विद्यार्थी को छोड़ के जो स्कैंडलों का, करप्शन का, नाअहली का, नालायकी का एक मुंह सबूत है पीटीआई हुकूमतों का। इसके अलावा कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बताए पुख्तनख्वा में कि पीटीआई हुकूमत ने शुरू किया है। और उल्टा जब प्योर पीपल्स पार्टी का हुकूमत खत्म हो रहा था पुख्तनख्वा से, तो 35 अरब का कर्जा था। अब वो कर्जा 1100 से ऊपर चला गया और कोई ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। कितना अच्छा होता है। कल सवाबी के जलसे में गंडापुर साहब ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए, ये पैसे वो लेके और इनके लिए स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदते। कम से कम मेरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने तकरीबन कोई 100-200 गाड़ियों का पैसे देते, जो निकले 15 गाड़ियां, लेकिन सूबाई हुकूमत से लिए इन गाड़ियों के लिए 100-200 गाड़ियों के पैसे आए थे। तो ये पैसे उठा के बच्चों की तालीम पे खर्च कर दे। और मैं नहीं समझता हूँ कि बांग्लादेश में लोग निकले तो पाकिस्तान में भी लोग निकलेंगे। हर मुल्क के हालात होते हैं। 15 साल से वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत थी, वो स्टूडेंट्स के जो 50% जो थे, बल्कि 70% से ज्यादा, इसमें अगर खवातीन और डिसेबल और ये मिला के तो 70% से ज्यादा नौकरी कोटे पे दे रहे थे और 30% जो है वो मेरिट पे दे रहे थे। तो वहाँ के हालात और यहाँ के हालात का मुवाजना नहीं हो सकता है। बाकी जमहूरियत का हुसन है एहतजाज करना। कोई भी अगर कानून और आइन ने जो हक दिया है एहतजाज करने का वो करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और लोग कर भी रहे हैं। जमात इस्लामी ने धरना दिया है, जमात उलमा इस्लाम ने कितने मार्च के किसी मना नहीं किया है। लेकिन अगर एक पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि उन्होंने डी चौक में इस्लामाबाद के दरख्तों को जलाया है, जिन्होंने कब्रें खोदे हैं एहतजाजों में, शहीदों के मुजस्सिमों को गिरा के सड़कों पे घसीटे, जिन्होंने इमाम आलम की जहाज को जलाया है, तो इस काम का इजाजत तो किसी हाल में नहीं दे सकता है। बाकी जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत में लोग एहतजाज भी करते हैं, एहतजाज अवाम का हक है, तनकीद भी करते हैं। अच्छा होगा अगर हम तनकीद करें अपने आईनी इदारों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, और लोग कारोबार करे, इस मुल्क का मईशत मजबूत हो। लेकिन अगर कोई सड़कों पे भी एहतजाज करना चाहते तो जमहूरियत में ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हर एक को अपना हिसाब देना चाहिए। मुझे पीपल्स पार्टी को सिंध का हिसाब देना चाहिए, बलूचिस्तान का हिसाब देना चाहिए, मुस्लिम लीग को पंजाब का हिसाब देना चाहिए। आप देख लें मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही है, मुराद अली शाह साहब क्या कर रहा है, और गंडापुर साहब को देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ बेच रही हैं, तालीमी इदारे बेच रहे हैं, और वो पैसे उठा के इस पे जलसे कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों में
भेज रहे हैं कि गाड़ियां निकालें। ठीक हो गया। लाल मली चंद साहब आपकी तरफ आऊंगी। लाल मली चंद साहब, तहरीक इंसाफ ने सड़कों की सियासत का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन ये आगाज़ कहाँ तक जाएगा? आज आप पार्लियामान में ये मशवरा दे रहे थे वज़ीर आज़म को, शेख हसीना वाजिद साहिबा की तरह, कि जी उनसे रास्ता पूछ ले जाने का, लेकिन सवाल ये है कि लोग आपकी परफॉर्मेंस पे भी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। आज शादिया मरी साहिबा बड़ी वोकल थी पार्लियामेंट के अंदर, जैसे अभी जैसे अख्वानज़ादा चटान साहब भी कह रहे हैं ख़ास तौर पे कि यूनिवर्सिटीज़ के मामले पे, एजुकेशन के मामले पे आखिरकार हालात किस तरह सॉर्ट आउट होंगे अगर यही चीज़ें रहती हैं? और फिर 9 मई की बार बार आपके ऊपर गिरदान आती है, 9 मई के इल्ज़ामात हैं जो कि धुल के नहीं दे रहे हैं। तो 9 मई के मामले पे भी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कल ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने देख लिया है कि जी आपने सुन लिया है कि उन्होंने कहा कि कोई उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले सलाम पेश करता हूं अली अमीन गंडापुर साहब को। वो मुखालफिन के हवास पे छाए हुए हैं। सवाल पूछो बांग्लादेश का तो बात करते हैं अली अमीन गंडापुर की। और कल जिस तरह KP में जलसा हुआ है इमरान खान की पुकार पर, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने आके इस निजाम को ललकारा है, वहां पे अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, तो उससे साबित हुआ है जो समंदर था लोगों का कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके पॉलिसीज के साथ खड़े हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई बार कोशिश की कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में उनको जलसे की इजाजत दी जाए, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। लेकिन कल पाकिस्तान की अवाम ने इतने बड़े तादाद में जमा होकर वो स्वाबी जैसे डिस्ट्रिक्ट में, एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पाकिस्तान को और इन खास तौर पर ये मुद्दे खारज स्टेटस को की जो पार्टीज है, इनको पैगाम दिया है कि अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। आखुरजादा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। हर प्रोग्राम में वो कह रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में 50 लाख घर बनाए हैं। 50 लाख घर बनाने का मकसद होता है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग इन्होंने घर दे दिया। मैं कहता हूं 50 लाख तो छोड़ दे, आप 50,000 दिखा दे कौन से डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, ये इस जमीन पे बने हैं, पाकिस्तान में है या किसी और सैयारे पे बने हैं। जो हर प्रोग्राम में आप कहते हैं 50 लाख घर बने हैं, तो कम से कम हमें दिखाई दे वो 50 लाख घर है कहाँ। पाकिस्तान के अवाम, खासतौर पर सिंध के अवाम, तो बेचारे उनके ना रहने की जगह है, ना उनको रोजगार है, ना उनके लिए कोई खाने पीने की अशिया है। चलिए ये तो हो गई जो है वो एक बात। अब आ जाए कि जो बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा है कि ये हसीना वाजिद से भागने का रास्ता पूछ ले, और ये नून लीग के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं इन्होंने कहा ममासलत नहीं है। देखिए अभी खुद ही इन्होंने बात की मुफ्ती बानी ये वो। आप भी तो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आप बलोच निकलते हैं अपने एहतजाज के लिए, मिसिंग पर्सन्स के लिए, तो आप कहते हैं कि ये गद्दार है, इनके पीछे कोई और मुल्क है। पश्तून निकलते हैं तो आप यही इल्जाम लगाते हैं, सिंधी निकलते हैं तो आप यही इल्जाम लगाते हैं। तो आप तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं। तो यही माहौल वहां था। और बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसा माहौल है, इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी वजह देखिए उनके जो फाइनेंशियल जो सूरत हाल है पाकिस्तान से कई ज्यादा बेहतर है। वहां पे वो $68 बिलियन कहते हैं कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। हमारे पास 6 या 8 बिलियन है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है जब आप मीडिया को जो है वो बैन कर दे, सोशल मीडिया को जब चाहे आप बंद कर दे, आप इंसानी हुकूक की वायलेशन करें, आप चादर और चौदीवारी का तकद्दुस आप पायमाल करें, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे जजेस को आप ब्लैकमेल करें, एग्जीक्यूटिव उसमें मुदाखलत करे, ये वो हालात होते हैं जहां पे अवाम और इलेक्शन, सबसे बड़ी बात आप मैंडेट चोरी कर लें। जो वोटर वोट देता है आप उससे वोटर का वोट का हक छीन कर एक 17 सीटों वाली एक पार्टी को आप इक्तदार दे दें। जो 2/3 मेजॉरिटी से जो पार्टी जीत जाए उसको आप माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दे, आप उसकी लीडरशिप, अपोजिशन, सबसे बड़ी बात अपोजिशन जो है उसको आप जेलों में डाल दे।
यही है वो बांग्लादेश के हालात जो हम आखिर उनको भागना पड़ा। इस मुल्क में जैसे हालात इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां पे वायलेंस हुआ, कई लोग मारे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमायत है, और कल के जलसे में भी ये साबित हुआ कि एक गमला तक नहीं टूटा, और इतने बड़े समंदर जो है लोगों का जमे गफीर जमा हुआ। जहां तक आप मोहतरमा शाजिया मरी मेरे बहन का जिक्र किया, तो देखें पीपल्स पार्टी की बड़ी मजबूरी है। उनको जो ये सीटें फ्री में मिली हुई है ना, सदारत की, स्पीकर, सेनेट चेयरमैन, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो बेनजीर और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो नजरिया है उसको दफन करेंगे। ये उनको दफन करके के दर पर है। ये अब वो पार्टी है जो बेनजीर के कातलों के पीछे नहीं गई। अयान अली का केस लड़ा इनके सब वकला ने, मजाल है कोई बेनजीर के केस में कोई कोर्ट गया हो, वो उनका, और जिन पे इन्होंने कत्ल का इल्जाम लगाया ये उनके साथ बैठ गए थे। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत खराब है। यहाँ पे अमन अमान का बहुत बड़ा मसला है। जिन जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वहां पे अनरेस्ट हो रही है, दहशतगर्दी है, बिचलू का बिल खुद रो रहे हैं। भाई आप तो बड़ा पाकिस्तान की कौम को बता रहे थे कि आपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट जो लगाए हैं, बीपी ने, नवाज शरीफ ने, उसे मुल्क को तो बड़ी सस्ती बिजली मिल रही है। अब आप खुद ही रो रहे हो कि हम ये जो सारी महंगाई है वो जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से है, महंगे प्रोजेक्ट्स है। आप खुद ही अवाम को बता रहे हो हम कुछ नहीं कर सकते, बिजली महंगी है और अवाम की जान निकल रही है इस महंगाई से। आपने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, आपने पाकिस्तान की अवाम को तबाह व बर्बाद करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप अपने छोटे छोटे जो है ना काम के, अपने छोटे छोटे मुफादात के खातिर इस मुल्क के मुफादात को आप दाव पे लगा रहे हैं। आप जमहूरियत का गला घोट रहे हैं। आपने जमहूरी स्पेस जो थोड़ी बहुत हासिल थी वो भी आपने सरेंडर कर दी है। आपका रोल एक सिर्फ मुंशी जी का हो गया है, इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। आजकल सोशल मीडिया बज है, अब आप देखिए, अंदाजा लगाए, एक कह रहे हैं कि हमसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही, तो नैयर बुखारी कहते हैं कि भाई असेंबलियां तोड़ दो। भाई जाओ, कि कुर्सी कोई तुम्हारी जागीर नहीं है, जाओ आवाम के पास, असेंबलियां तोड़ो, इलेक्शन लड़े, या आपने जो मैंडेट चोरी किया उनको वापस करे। कभी चोरी के मैंडेट पे भी कोई मुल्क चलाए जा सके? बिल्कुल नहीं चलाए जा सकते। आपको ये मैंडेट भी वापस करना पड़ेगा। आपको ये झूठ जो आपने कौम से बोले हैं उसका भी तदारक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान से मकबूल तरीन लीडर जो है इमरान खान, जिसको आपने इल्जाम लगाए गद्दारी के, दहशतगर्दी के, जिसको करोड़ों अवाम ने वोट दिया, और यही वजह है कि अवाम में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। आप दुआ करें इमरान खान को, वो चाहते हैं, उनको पता है कि ये स्ट्रक्चर जो ये झूठ, फरेब, धांधली, बेईमानी पे बना हुआ है, ये अनकरीब गिरने वाला है। इसलिए हम पुरअमन रहेंगे और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं कमरुल सलाम साहब की तरफ भी जाऊंगी। कमरुल सलाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कौमी असेंबली में आपने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का सल्तनत राय से तो मंजूर करवा लिया है, अपोजिशन ने इस पर शदीद एहतजाज भी किया, मगर अब ऐसा है कि पीटीआई फिर ये कह रही है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मसला ये है कि पार्लियामेंट में कुछ होता है, अगेन वो फिर चैलेंज हो जाता है। जब चैलेंज होता है तो उसमें जैसे ही फैसला आइन और कानून के मुताबिक आता है तो फिर कहा जाता है, मतलब लगता है आप लोगों को कि जी अगर आपके हक में नहीं है तो कहा जाता है कि जी फैसला गलत आया, उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। लगता है कि नहीं फैसला हक में है तो फिर बल्ले बल्ले होती, दूसरी तरफ से तनकीद शुरू। आखिरकार यही रीत और रिवायत कब तक चलेगी कि पार्लियामेंट में आप कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ चैलेंज होती है, आपको खुद को भी पता होता है कि उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो चैलेंज होता है। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सॉर्ट कर ली जाती? इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक ब्रेक में मैंने जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और कमर सलाम साहब से सवाल करके गई थी। जी कमर सलाम साहब, जाऊंगी, जवाब दे दीजिए। जी कमर सलाम साहब, आवाज आ रही है आपको? कमर सलाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे कमर सलाम साहब की आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा उनकी तरफ जाऊंगी, लेकिन अमीन भाई मैं अख्वाज़ादा चट्टान साहब की तरफ जाती हूँ। अख्वाज़ादा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। वही सवाल मेरा आपसे भी यही है, क्योंकि हुकूमती जमात हैं आप भी, कि पार्लियामेंट में तो करवा लिया एक्ट जो है हमने इस वक्त
پاس الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے کثرت رائے سے منظور لیکن ہو گیا ہے، لیکن اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آئین بنایا ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا اختیارات کا تعین ہے۔ اسمبلی کا کام ہے پارلیمنٹ کا آئین بنانا، قانون بنانا۔ عدلیہ کا کام ہے اس کا وضاحت کرنا، اس کا انٹرپریٹیشن کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون پاس ہوا ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اس میں آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا چیز ہے جو نیا ہوا ہے اور کون سا ایسا چیز ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ قانون بنا اس لیے تھا اور اس کو بنایا اس لیے تھا تاکہ جو ہر سٹیڈنگ ہے یہ اس کا خاتمہ سیاست سے ہو۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ پہلے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آزاد الیکشن جیتتا ہے تو وہ ان کے پاس صرف 3 دن ہے، اگر 3 دن میں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کر دیا تو ٹھیک ہے، جوائن نہیں کیا تو موجودہ ٹینیور تک اس کو آزاد تصور کیا جائے گا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس پارٹی کا ٹکٹ نہیں ہوئے الیکشن میں تو اس کو آزاد ممبر تصور کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ایک بار کوئی ممبر کسی پارٹی کو جوائن کر دے تو موجودہ ٹینیور تک پھر اس پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور قانون بنانے والوں کا سوچ اس میں یہ تھا کہ ہم ایسا قانون بنائے کہ سیاست میں جو لیا جاتا ہے نام چانگا مانگا اور ماضی کا، کہ اس ماضی کو اس میں ہم دفن کریں اور آئندہ کے لیے ہر اسٹیڈنگ کا راستہ جو ہے اس کو ہم روک لیں۔ تو عدلیہ کا کام ہے دوبارہ قانون بنانا نہیں، دوبارہ لکھنا نہیں، اس کا کام یہ ہے کہ اس کا وضاحت کرے۔ دوبارہ اس کا لکھنا جو ہے وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ باقی ملی صاحب نے کچھ باتیں کی، اس میں ہمیں ایک کھانا بھی دیا کہ ہم بی بی کے قتل کا جن لوگوں پہ الزام تھا ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ تو یہی فرق ہے ہم میں اور آپ لوگوں میں، اور یہی ہمارا طاقت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے۔ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم نفرت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہی فرق ہے آپ لوگوں میں اور ہم میں۔ ہم میں ایسے حالات پہ جو میڈیا کا ہمیں سپورٹ حاصل نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ حاصل نہیں تھا، عدلیہ کا سپورٹ ہمیں حاصل نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے اس طاقت کو، مفاہمت کی طاقت کو استعمال کر کے ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا، ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے چھوٹو صوبوں کے ان کے حقوق دیے، ہم نے 19 سال بعد NF سے ایوارڈ کیا۔ وہی ہمارا طاقت تھا مفاہمت کا۔ اور آپ لوگوں کے پاس عدلیہ، میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، پارلیمنٹ، سینٹ، سارا طاقت آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود جو ہے آپ لوگوں نے اس ملک کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اور ابھی جو آپ بات شروع کرتے ہیں تو سارا آپ تنقید کرتے ہیں مسلم لیگ پہ، آپ تنقید کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ، لیکن عوام کو بتانے کے لیے آپ کے پاس ایک لفظ نہیں ہے کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ ہم نے KPK میں 15 سال حکومت کیا تو ہم نے KPK کے عوام کو کیا دیا۔ آپ کے پاس ایک لفظ نہیں ہے کہ وہ آپ کرے کہ آپ نے 4.5 سال پاکستان پہ حکومت مرکز میں کیا، پنجاب میں آپ کا حکومت تھا، کہ آپ لوگوں نے کیا دیا۔ آپ لوگ ایک مثال پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے بزدار صاحب جو وسیم اکرم پلس تھا کہ انہوں نے پنجاب کے عوام کو کیا دیا۔ وہی آپ لوگوں میں اور ہم لوگوں میں فرق ہے کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم نفرت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم گالم گلوچ کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں جس کا آپ نے ہمیں تانا دیا۔ تو وہی فرق ہے آپ لوگوں میں اور ہم میں کہ وہ مفاہمت ہمارا طاقت ہے، اور آپ لوگوں کا جو نفرت کا سیاست ہے، جو گالم گلوچ کا سیاست ہے، جو انتقام کا سیاست ہے، وہ آپ لوگوں کی کمزوری ہے کہ آپ لوگ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل کے حل کا کچھ کرے، پاکستان کے مسائل کو نکالنے کے لیے کچھ کرے،
पूरा तवज्जो इंतकाम पे देते हैं कि मैंने उसको जेल में भेजना है और मैंने इसको जेल में भेजना है और इसकी दवाई को बंद करना है और इसके पंख को निकालना है और इसकी एयर कंडीशन को निकालना है। सारा टाइम जो है आप लोगों का इस पे जाता है और आप लोगों का सारा पैसा जो गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है वो खर्च होते हैं आप लोगों की झूठ के नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए। इसके लिए आप लोग लश्कर भर्ती करते हैं, उसको हुकूमत के खजाने से टैक्स के पैसे से लोगों को गालम गलूच के लिए ब्रिगेड आप लोग बनाते हैं और अवाम का पैसा इस पे आप लोग खर्च करते हैं। एक एक बंदा जो है 50-50 पे एक आईडी बनाते हैं और सबसे उठा के उसको चलाते हैं। तो यही हमने और आप लोगों में फर्क है और यही वजह है कि हम जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो अवाम को कुछ न कुछ देते हैं। आप लोग जब आ जाते हैं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देते हैं। आप एहतजाज करेंगे, आप लोगों को क्या बताएंगे कि हम इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो हमारे वजीर खजाना ने कहा था, जो हमारे BR की चेयरमैन शबरजेदी ने कहा था कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, बस सिर्फ ऐलान करना बाकी है। और हर पक्ष इस चीज पे होते थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान कल श्रीलंका बनने वाला है और आज श्रीलंका बनने वाला है कि उन्होंने इस मुल्क मईशत को मजबूत किया। आप इस पे एहतजाज करेंगे, आप इस पे एहतजाज करेंगे कि आटे के लिए लोग दर बदर ठोकर खा रहे थे, लोग एक दूसरे के सर फोड़ रहे थे। बाहर से हम गंदम मंगवाते थे, लाखों डॉलर जो है करोड़ों डॉलर हम के लिए बाहर बेचते थे, बाहर के किसान को देते थे जिन्होंने फूड सिक्योरिटी पे इस मुल्क को मजबूत किया। आप इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, लोगों को कहेंगे कि निकले। आप चीनी कभी एक्सपोर्ट करते थे, कभी इंपोर्ट करते थे। आपके दौर में लोग घरों में बैठ गए थे, काम छूट दिया था क्योंकि डॉलर्स का पता नहीं चलता था कि आज डॉलर की कीमत सुबह ये है तो शाम को क्या होगा, मैं कुछ खरीदूं या नहीं खरीदूं, मैं चीज बेचूं या नहीं बेचूं, क्योंकि अभी तो डॉलर की कीमत ये है, शाम तक पता नहीं क्या होगा। अभी तो सोने का कीमत ये है, पता नहीं शाम को क्या होगा। अभी तो चीनी की कीमत ये है, शाम तक पता नहीं क्या होगा। अभी घी की कीमत ये है, शाम को पता नहीं कि क्या होगा। तो आप इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, लोगों को ये बताएंगे। वो तो आप तब कर सकते थे अगर आप लोगों की कारकर्दगी होते। आप लोगों के तो पहले वही गालम गलोच थे, आप भी वही गालम गलोच है। पहले भी आपको लोगों का सारा सियासत, तरक्की, नैरेटिव सब कुछ सोशल मीडिया पे था, आज भी सोशल मीडिया पे है। आप लोग तनकीद के अलावा आप लोगों के पास ऐसा कुछ है नहीं, या तो ये कि आप लोगों को मौका नहीं मिलता, तनकीद के अलावा कुछ इनके पास नहीं है। ठीक है, ठीक है। अख्वाज़ादा चटान साहब, मैं कमर सलाम साहब की तरफ भी जाऊँ। कमर सलाम साहब, मैं सवाल करके आपसे गई थी ब्रेक पे, मैं चाहूंगी उसका रिस्पॉन्ड कर दें। जी कमर सलाम साहब, अच्छा मुझे कमर सलाम साहब की आवाज़ नहीं आ रही, मैं वापस जाऊंगी कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। लाल मली चंद साहब की तरफ। लाल मली चंद साहब, अख्वाज़ादा चटान साहब ने जो बात की है उसका एक तो रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो होता है आप लोग उसको कोर्ट में ले जाते हैं, क्या यही सिर्फ हल रह गया है कोर्ट्स के थ्रू चैलेंज करके चीज़ों को लेके चलने का? कहा था कि पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा के कातलों से हाथ मिलाया और उनके जो कत्ल की जो केस चला उसमें इन्होंने फॉलो नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अख्वाज़ादा साहब ने, उन्होंने कहा कि हम वफाकत में यकीन करते हैं, किसी उसूल में तो रखते नहीं है। उसूल की इन्होंने एक दफा ही नहीं कहा हम उसूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। फासिद की अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देती है, कुछ असला की वो बार बार इसलिए दे देते हैं कि ये जो है बेनजीर के कातलों को पकड़ेंगे, लेकिन आज इन्होंने पॉलिसी वाज़ेह कर दी है कि कातलों को पकड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। पीपल्स पार्टी का सिर्फ ये था कि वफामत करनी है, और उनसे वफामत करनी है जिन्होंने बेनजीर भुट्टो पे जो है गंदगी फेंकी, जिन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की, जिन्होंने जो है आसिफ जरदारी को जेल में डाला, जिन्होंने इन दोनों पे फेक केसेस बनाए और एक दूसरे को चोर कहते थे। मजेदार तो बात यह, खैर नहीं, इनका शुक्रिया कि इन्होंने मौक़िफ़ दे दिया है। अब आप बात आ जाए इस पे जो आज बिल कौमी असेंबली और सेनेट से इन्होंने पास कराया है, इलेक्शन अमेंडमेंट बिल, वो बुनियादी तरह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो उन्होंने मखसूस निशस्तों के हवाले से दिया था उसको बेअसर करने के लिए वो बिल पास किया है। मगर ये अहमकों की जन्नत पे रहते हैं, नाअहल और नालायक है
اب اس سے تو ڈھکی چھپی بات تو کوئی رہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آئین کو انٹرپریٹ کیا ہے اور آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا کام سپریم کورٹ کا ہے, ان کا نہیں ہے. ہاں, یہ آئین بنا سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 51, 106, آرٹیکل 17 وہ زیر بحث آیا اور اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اس کو ایک آرڈنری لا کے ذریعے وہ چینج نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ تبدیل ہو سکتا تھا. تو یقینی طور پر جب ایک حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنی چوری کو چھپانے کے لیے, اپنی دھاندلی کو چھپانے کے لیے, یہ صرف ایک لانی لے کے آئے ہیں. انہوں نے پہلے وہ جو ٹریبیونلز والا قانون تھا کہ اس میں صرف اپنا سرونگ ججز ہوں گے, اس کو بھی جو ہے لے آنے کی کوشش کی. ایک آرڈیننس جو ہے وہ پیش کیا, پھر انہوں نے اسمبلی سے پاس کرایا اور ان کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے جو پیپلز پارٹی کے انہوں نے اس کو اسینٹ بھی دی. تو یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا, یقیناً تو پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, لیکن یہ کام نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو لیجسلیشن کریں, آپ اداروں کی تضییق کریں اور اداروں کے جو فیصلے ہوں اس کو خاص طور پر سپریم کورٹ کے جنہوں نے آئین کو انٹرپریٹ کیا تو اس کو آپ بے اثر کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کریں. اس کا حشر بھی وہی ہوگا جس طرح سے پہلے ان کو جو سیٹیں ملی تھی اس کا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن جو ہے ان کے ساتھ ایک پارٹنر ہے ان دا کرائم, ان کو آج ساری نشستیں آویزہ کر دینا چاہیے تھی. سپریم کورٹ میں ان کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق رپورٹ جمع کرا دینا چاہیے تھی 3 بجے سے پہلے, لیکن وہ ابھی تک انتظار کر رہی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کہ کب یہ قانون آئے, ہم اس کے پیچھے چھپ کے جو اپنا وہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا تفصیلی فیصلہ جلدی جاری کرے گی اور اس میں الیکشن کمیشن کی جو کارستانیاں رہی ہیں یا ان کا کردار رہا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ روشنی یقیناً ڈالے گی. یہ جو 2 ججز کا فیصلہ آیا ہے, اختلافی نوٹ بلکہ جو آیا ہے, جس طرح انہوں نے ان کی جو خواہش ہے موجودہ حکومت کی اس کے مطابق آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا جائے, اکثریتی فیصلوں کو نہ مانا جائے, اس میں اداروں کو اکسایا گیا ہے, تو یہ سراسر ایک ناانصافی ہے اور ناانصافی کا اور ظلم کا دور یہ چل نہیں سکتا. اب اس کو ختم ہی ہونا ہے, چاہیے کچھ بھی کہہ لے, کچھ بھی کر لے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خونزادہ چٹان صاحب آپ کا, لال ملی چند صاحب آپ کا. قمر سلام اسلام صاحب کا نمبر پاورڈ آف ہو گیا جی, اور بیچ سے, اور کیا ٹیکنیکل گلچ آئے وہ خود بہتر جانتے ہیں. ہم کوشش ہماری یہ تھی کہ اس موضوع پہ سوال پہ بھی ان کا موقف آ جاتا تو حکومتی موقف سے بہت بہتر طور پہ واضح صورتحال ہو جاتی. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رصفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.